अब आपने डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक किया। अब पहला जो आपने सप्लाई वो होती है जो कि आप बाज़ार में भेज देते हैं एट अ स्पेसिफिक प्राइस। स्टॉक वो होता है जो आपने अपने गोदामों में नियर द मार्केट रखा होता है, ठीक है। अब इसको मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है तो मैं चाह रही थी कि आप इसको बाकायदा फॉर्मेट में लिखें। और वो फॉर्मेट ये है कि आपने जब इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो आपने इस तरह लिखना है, 2 कॉलम्स बनाने हैं, उस एक पे स्टॉक लिखना है, एक पे सप्लाई लिखना है। सही है। ये क्वेश्चन इसी तरह आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, या फिर आता है व्हाट इज़ स्टॉक, ठीक है, या व्हाट इज़ सप्लाई। व्हाट इज़ सप्लाई तो मैंने आपको बताया, वो ऊपर डेफिनेशन है, वो आपने बतानी है। तो कंपैरिजन जब आपको आएगा तो जो फर्स्ट पैराग्राफ 114 पेज का है वो आपने लिखना है स्टॉक में, थर्ड लिखना है स्टॉक में, सेकंड पैराग्राफ लिखना है सप्लाई में, और फोर्थ लिखना है आपने 114 नंबर सफ़े का चौथा पैराग्राफ सप्लाई में। ये आपके पास इस तरह 2 कॉलम्स आएंगे आपके पास, ठीक है। ये आपका बेस्ट फॉर्म होगी कंपैरिजन लिखने की। फिर आप आ जाइए लॉ ऑफ सप्लाई पे। लॉ ऑफ सप्लाई FAQ है, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। अब आपने इसकी ये डेफिनेशन है नीचे जहाँ मैंने मार्क की हुई है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज इन प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद डिक्रीज इन प्राइस, ये इसकी डेफिनेशन है। पहले आप ये लिखेंगे और ऊपर जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है नंबर 2, दूसरा पैराग्राफ आप एक्सप्लेनेशन का बनाएंगे। फिर आप ये शेड्यूल बेटे बना देंगे। शेड्यूल जो है देखें, प्राइस 20 है तो आप 40 किलोग्राम दे रहे हैं, 25 है तो 60, 30 है तो 80 दे रही है। इसको जब आप ग्राफ फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपके पॉइंट्स आएंगे। 20 और 40 के सामने A पॉइंट आया है, फिर B आया, फिर C, फिर फ्री हैंड आप इन्हें मिलाएंगे तो आपके पास एक अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिवली स्लोपिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन सप्लाई कर्व आ जाएगा जो कि प्राइस का इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपने पहले भी बता दी हुई है, लेकिन आपके पास टाइम है ना तो आप ज़रूर लिखें कि देखें जी ये जो शेड्यूल है इसके अकॉर्डिंग प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, तो ये एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व आ गया और इससे ये पता चला। तो ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई है, ठीक है। अब आपके पास आ गया सेलिएंट फीचर्स ऑफ द सप्लाई कर्व। इसमें से MCQs आ सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं या फीचर्स होते हैं वो यूजुअली MCQs के लिए रखे जाते हैं। तो अगर आप वो चाहें तो वो कहें कि एक फ़ीचर लिखें तो एक फ़ीचर तो बहुत छोटा है, तो वो फिर उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं रहती। वो कम से कम 3 to 4 लाइंस का उन्होंने बनाना होता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये तो फिर आपसे सारे सेलिएंट फीचर, तो इसमें से ज़्यादा बनेगा MCQ। सबसे पहले इसके फीचर क्या है, खसूसियत क्या है, ये क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मली इट इज़ पॉजिटिवली स्लोप मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये इसकी नॉर्मल होती है कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा होता है। सप्लाई कर्व ऑफ पेरिशेबल गुड्स बीइंग इनइलास्टिक बिकम्स वर्टिकल अपॉन x axis and long period supply curve is more elastic, flatter than short period supply curve, steeper। अब जैसे आपने उसमें पढ़ा था कि डिमांड कर्व क्यों नीचे की तरफ गिरता है, आखिर कुछ तो वजूहात है ना जो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो वो आपने वजूहात पढ़ी थी। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि वाई सप्लाई कर्व इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड, क्यों इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये FAQ है और ये शॉर्ट क्वेश्चन कि वाई सप्लाई कर्व इज़ पॉजिटिवली स्लोप। आपने उनमें ये तीनों चीज़ें लिख देनी। प्रॉफिट मोटिव कि जब कीमत बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है,
तो वो फटाफट जो सप्लाई उन्होंने स्टॉक में रखी होती है वो बेचने के लिए ले आते हैं। फिर डेंजर इन फॉल ऑफ प्राइस, अगर कोई ऐसी चीज़ बना रहा है जो कि उसको एंटिसिपेट करने का मतलब होता है उसका अंदाज़ा लगाना, उसके बारे में पेशगोई करना कि आगे चल के इसकी कीमत गिरने वाली है, ठीक है, तो फिर उसको डेंजर ऑफ लॉस होता है इन फ्यूचर, तो वो चीज़ को बेच देता है कि चलें अब जो प्राइस आई है इसी पे मैं बेच देता हूँ, हो सकता है कल को इससे भी गिर जाए दोबारा, मार्केट में अगर तेज़ी आई है तो उसी में मैं बेच दूँ चीज़ अपनी, वरना हो सकता है कल को गिर जाए और मुझे और कम नुकसान हो, बल्कि ज़्यादा नुकसान हो और कम मुनाफा हो। इंक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब जब आप ज़्यादा बनाते हैं, सप्लाई ज़्यादा देते हैं बाज़ार में, मार्केट में, तो जो आप रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप कपड़ा बना के बेच रहे हैं, तो आप जो धागा, जो कपास खरीद रहे हैं उससे धागा बना रहे हैं, फिर कपड़ा बनवा रहे हैं, तो जो वर्कर्स बना रहे हैं, जहाँ से आप धागा ख़रीद रहे हैं, जो भी चीज़ें इनपुट्स उन्हें कहते हैं कि रॉ मटेरियल्स जो आप लगा रहे हैं, जो भी उसके ऊपर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं, वो सब ज़्यादा डिमांड राइज इन रिम्यूनरेशन, यानी कि वो अपनी अपनी वेजेस, रिम्यूनरेशन कहते हैं, तनख्वाहों में या उजरतों में इजाफे का मुतालबा कर देंगे, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आप सप्लाई भी, तो फिर जाहिर बात है आपने पहले 100 रुपये की बना रहे थे और आप 150 की सप्लाई कर रहे थे, लेकिन आपके अब वर्कर्स ने और आपकी जो रॉ मटेरियल है वो सब महंगा हो गया, जो जिससे आप बना रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट तो बड़ी बिक रही है बाज़ार में, तो हम भी फिर अपना मुनाफा बढ़ा लें, हम भी कीमतें बढ़ा दें, तो वो लोग भी फिर अपनी कीमतें बढ़ाते हैं, अपनी उजरतें बढ़ाते हैं, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। पहले वो 100 रुपये की वो चीज़ बना रहा है, वो अब 120 की बना रहा है, ठीक है, तो वो भी फिर प्राइस को पुश करता है, वो कहेगा कि मेरा 50 रुपये तो मुनाफा मैंने लेना ही लेना है, ताकि वो मेरी मेहनत का सिला हो जो कि मैंने प्रॉफिट के तौर पे लेना है, ठीक है। इंक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी वजह से भी आपका पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। 3 प्रेशर आते हैं जिसकी वजह से सप्लाई का पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। फिर अजम्पशंस हैं, ये तो आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि हमने इसको पहले डिमांड लॉ में भी किया हुआ है। आपने वही अजम्पशन है, नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आप सप्लाई लॉ कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ जहन में रख ली, ये फ़र्ज़ कर लिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बढ़ रही, जो कि अभी हमने देखा है कि बढ़ सकती है, वर्कर्स तनख्वाहें मांग सकते हैं ज़्यादा, रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन हम इसमें एज्यूम करते हैं, जब हम ये वाला कर्व ड्रा करते हैं पॉजिटिवली स्लोप्ड, हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बदल रही, प्रोडक्शन टेक्निक नहीं बदल रही, ठीक है, कि ऐसी कोई टेक्निक नहीं आ गई नई जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ या कम हो जाए, तो उससे भी आपकी क्वांटिटी सप्लाइड पर असर पड़ जाएगा। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ मशीन्स एंड रॉ मटेरियल्स, वही सारे जो हमने कांस्टेंट किए हुए हैं, जो कि हमने किसी भी रिलेशनशिप को साबित करने के लिए कुछ चीज़ें कांस्टेंट रखी होती हैं। नो डिस्कवरी ऑफ न्यू न्यूट्रल रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ एक प्रोडक्ट आप बना कर बेच रहे हैं उसका कोई बहुत अच्छा दरियाफ्त आ जाती है कुदरती रिसोर्सेज में, जैसे कि मैंने आपकी क्लास में पहले भी जिक्र किया था, आप गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनियाँ वो फैसला कर रही हैं कि हम अब पेट्रोल पर अपनी गाड़ियों को ना रखें, बल्कि बिजली पर चलने वाली गाड़ियाँ बनाएं, जो कि बैटरी आप चार्ज कर लें और वो काफ़ी लंबा सफ़र कर लेंगे। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला है जिसने कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक कारों का तजर्बा किया और अब वो बहुत बड़ी मार्केट है उनकी। तो आप देखेंगे एक नई डिस्कवरी है जो बैटरियों पे गाड़ियां जा रही हैं, आप अपने घर में चार्ज कर लेंगे, उसमें गाड़ी पर ट्रक्स में भी बैटरियां लगेंगी, ट्रेन्स बैटरियों पे चलेंगी। तो आप सोचें कि पेट्रोल जो है उसका सप्लाई कर्व के साथ क्या होगा, क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी सप्लाई क्या होगा, वो तो उनको गिरानी पड़ेगी, उनकी कीमत कम हो रही है।
अगर कोई बड़ी डिस्कवरी आ जाती है या बड़ी टेक्निक आ जाती है इम्प्रूव्ड, या कोई क्राइसिस आ जाता है इकोनॉमी में, जैसे कि स्ट्राइक हो जाती है, कोई ड्राउट यानी कि कहत आ जाता है, या कोई क्लैमिटी यानी कि कुदरती आफत आ जाती है, तो फिर सप्लाई होती है उसका वो आपका मसला कर सकती है। लेकिन ये जो है ये अजम्पशंस हैं सप्लाई की कि आपने ये चीज़ें कांस्टेंट की हैं। फिर गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही। बाज़ औक़ात होती है कि गंदम एक सूबे में कम पड़ती है तो आप सुनते हैं कि जी पंजाब ने सिंध पर गंदम जाने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो इसमें हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं। या फिर वहाँ से बहुत स्मगलिंग होती है अफ़गानिस्तान की तरफ NWFKP से, तो वहाँ पर भी हुकूमत पाबंदियाँ लगाती है कि भाई हमारी गंदम ना जा सके ताकि हमारे अपने लोगों के लिए कम ना हो जाए। लेकिन हमने यहाँ मफरूज़ा क्या बनाया है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ नहीं। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोई हंगामा आराई नहीं हो रही, कोई स्ट्राइक्स नहीं हो रही हैं, कोई अनरेस्ट नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अब इसकी लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस क्या हैं? इंटेंसिव नीड ऑफ कैश मनी, कि ये सप्लाई लॉ उस वक्त होल्ड नहीं करता जबकि आपके सेलर को पैसों की ज़रूरत हो। फिर वो सप्लाई को जो स्टॉक में भी होती है वो रखता नहीं है, वो निकाल देता है, ठीक है। और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं, सही है। आप चावल को देख लें या जो भी अनाज होते हैं जिनको हम सीरियल्स कहते हैं, उनको भी कीड़ा बड़ी जल्दी लग जाता है। और चावल निस्बतन ज़्यादा उम्र होती है उसकी, लेकिन जो हमारी वीट होती है वो एक साल हम उसको बड़ी प्रोटेक्शन के साथ ही निकालते हैं, और उसको आपने हर सूरत रिलीज़ कर देना होता है कि अब ये हो जाए। और दूसरा ये होती है कि आप जो अगली फसल आ रही होती है उसके ख़रीदारी के लिए भी आपको पैसे चाहिए होते हैं। फिर अनसर्टेन कंडीशन होती है कि अगर डेंजर ऑफ वॉर हो, अनसर्टेनिटी हो, अनरेस्ट हो, फ्लड्स हों, तो क्या होता है, या स्ट्राइक्स हों, या किसी वजह जैसे पाकिस्तान में टिड्डी दल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ज़राअत की यानी एग्रीकल्चर की हुई है, तो वो फिर सप्लाई लॉ जो है वो नहीं होल्ड करता। तो इमीडिएट माइग्रेशन जो है इसको कहते हैं कि नकल मकानी कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। इसकी 2-3 बड़ी हिस्ट्री में हमारी एग्जांपल्स हैं कि बहुत बड़ी आबादी एक जगह से किसी भी वजह से, यूजुअली ये वॉर की वजह से होती है या किसी नेचुरल क्लैमिटी यानी कुदरती आफत की वजह से। जैसे कि जब ज़ल्ज़ला पाकिस्तान का आया था उस वक्त बहुत सारे लोग जो थे पहाड़ी इलाकों से और नॉर्दर्न एरियाज़ से वो कराची शिफ्ट हुए थे। तो कराची में एक किस्म का बहुत बड़ा इनफ्लो ऑफ पॉपुलेशन हुआ था और उनकी आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। तो उस वक्त भी सप्लाई लॉ होल्ड नहीं करता। अब जब फिर उस इधर जो एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर बहुत बड़ी माइग्रेशन हो तो जो हमारे पास 47 की माइग्रेशन आती है जब मुस्लिम्स जो हैं हिंदुस्तान छोड़कर और पाकिस्तान में शिफ्ट हुए, एक नया मुल्क बना उधर आए, तो उनके पास जो कुछ था वो उन्होंने छीन लिया ज़बरदस्ती, और जो ज़रा पहले आ गए थे वो बिल्कुल ही उनको पता था ख़रीदने वालों को कि ये लोग अब यहाँ हम रहने नहीं इन्हें देंगे, तो उन्होंने बिल्कुल ही उनसे ना थोड़े से पैसों से लो प्राइसेस पे ख़रीद लिया था। तो यहाँ पर भी सप्लाई लॉ होल्ड नहीं करें। ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे का सिस्टम जो है उसमें कोई मसला आ जाए या रोड्स पर कोई स्ट्राइक्स शुरू हो जाए तो आपके पास बहुत बुरे हालात पैदा हो जाएंगे सप्लाई लाइन के। फिर फंक्शनल इक्वेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपने डिमांड की तरह करना है, ठीक है। अब आपके पास 2 कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, आर और सी। आर है टोटल रेवेन्यू ऑफ द सप्लायर और सी टोटल कॉस्ट ऑफ कमोडिटी बीइंग सप्लाइड। पाई की सिंबल है
ये प्रॉफिट की सिंबल है, ठीक है। अब आपके पास है पाई इज इक्वल टू आर माइनस सी, यानी टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कुल वसूलियाँ मनफी कुल मसारिफ, यानी कि जितने अखराजात हैं और जितनी वसूलियों में से अखराजात निकाल दें तो वो बाकी जो बचेगा वो प्रॉफिट ही होगा ना, ये तो सादा सी बात है। अब जो वो अपना सेल प्लान जो है वो फर्म जो है वो करेगी कि वो रेवेन्यू ऐसे निकालेगी, जो उसने एक प्रोडक्ट बेची है, ठीक है, ये क्यू जो वो प्रोडक्ट का सिंबल है क्यू, और जो वो रॉ मटेरियल परचेज़ करता है उसे हम एक्स कहेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। अब आप देखिए कि आर रेवेन्यू है वसूली का, तो वसूली के लिए आप एक जब वो Q1 बनाता है तो प्राइस 1 के साथ उसे मल्टीप्लाई करेगा, फिर Q2 मल्टीप्लाइड बाई P2, इस तरह करते करते उसके पास आर का की ये इक्वेशन आएगी। फिर आप नेक्स्ट पेज पे 117 पे जाएं, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म और सेलर। फिर आपके पास नंबर 2 पे आ जाएगा, ये सारे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि P1 से Pn तक जो है मार्केट प्राइसेस ऑफ गुड्स सप्लाइड हैं, फिर Q1 से Qn क्वांटिटी सप्लाइज ऑफ डिफरेंट गुड्स। ऑन द अदर हैंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स हायर्ड गिवन टू दीज फैक्टर्स रिवॉर्ड। अब सी को वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है जो कि आपने किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है, उनको जो पैसे देने हैं वो कॉस्ट में आता है। लैंड को आप रेंट देंगे, लेबर को आप वेजेस देंगे और कैपिटल को आप सूद या इंटरेस्ट रेट देंगे। तो वो जो हैं वो आप मालूम करेंगे कि, और रॉ मटेरियल जो ख़रीदेंगे, जो भी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं और उसको बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखते हैं कि एक जूस की फैक्ट्री होती है, उसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें वो लोग ख़रीदते हैं। जैसे हो गया, वो सबसे पहले बागों से फल ख़रीदेंगे, फिर मशीनों पर उनको मतलब प्रोसेस करवाएंगे, प्रोसेस करके जब उसमें से जूस निकल आएगा फिर उसमें वो प्रिजर्वेटिव्स या जो कि उनको ज़्यादा देर तक ताज़ा रखते हैं वो डलवाएंगे, केमिकल्स लगवाएंगे, फिर पैकेजिंग में वो चले जाएंगे, पैकेजिंग हो जाएगी और फिर वो आपने बताना भी है तो है ना कि मैंने ये चीज़ बनाई हुई है, ठीक है। तो आप बताने के लिए आप क्या करेंगे, इश्तिहारबाजी करेंगे, एडवर्टीज़मेंट करेंगे। अब ये सारी कॉस्ट जो हैं वो आपने बीच में डालनी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। सी जो है वो Px1 x1 Px2, ठीक है। ये सारी x जो है ये इनपुट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि रॉ मटेरियल हैं जो जिस चीज़ से आप बना रहे हैं। सी टोटल कॉस्ट है, Px1 से xn तक रिवॉर्ड प्राइसेस गिवन टू वेरियस फैक्टर्स हायर्ड, जो चीज़ें आप ख़रीद कर उसमें लगा रहे हैं उन सबको जो आप प्राइसेस दे रहे हैं वो हैं। और x1 से xn यूनिट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स एम्प्लॉयड, क्या आपने x1 कितना लगाया, x2 कितना लगाया। अब मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या हो गए, सप्लाई को सबसे ज़्यादा जो डिटर्मिन करते हैं वो प्राइस होती है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन होती है, फिर प्राइस ऑफ मशीन एंड रॉ मटेरियल। इसको आपने एक छोटी फॉर्म में लिखा है, QS इज़ फंक्शन ऑफ P, C, M एंड PI। अब लेकिन बिल्कुल इस जिस तरह आपने डिमांड फंक्शनल इक्वेशन में बाकी सबको कांस्टेंट कर दिया था, टेस्ट और नंबर ऑफ कंज्यूमर, इनकम, इन सबको कांस्टेंट कर दिया था और सिर्फ P के साथ रिलेशनशिप देखा। यहाँ भी आप C, M, PI को कांस्टेंट करेंगे ताकि स्टडी सिंपल हो जाए। तो आपके पास ये वाला फंक्शन आएगा, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह QS इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ F इंक्लूडिंग A एंड B। अब आप इसमें A और B पैरामीटर्स डाल देंगे और इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास
क्यू एस इज़ इक्वल टू बी प्लस ए बी, और ए की प्राइस अगर हम फ़र्ज़ करेंगे 1 और बी की 4, तो हमारे पास Q इज़ इक्वल टू P प्लस 4। ये हमारे पास इसकी फंक्शनल डिमांड, फंक्शनल इक्वेशन ऑफ सप्लाई आ जाएगी। यहाँ तक होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास ग्राफिक प्रेजेंटेशन आ रही है, ठीक है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन में आप देखें कि अगर आपके पास QS4 प्लस P है, ठीक है, हेयर P इज़ एन इंडिपेंडेंट। P क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है कि P जो है, यहाँ पर मैंने ये एक डायग्राम बनाई हुई है रेडियल। क्वांटिटी सप्लाइड के ऊपर सबसे पहले प्राइसेस डालती है, फिर कॉस्ट डालती है, फिर आपकी डालती है मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और फिर आपकी प्राइस ऑफ मशीन्स एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। ये रेडियल, आपने जब ये फंक्शनल इक्वेशन स्टडी किया है तो आपने PI, M और C को कांस्टेंट किया और QS और प्राइस का आपस में रिलेशनशिप स्टडी कर लिया। अब आपने इसकी जो कैलकुलेशन आनी है वो ऐसे है कि आपके पास आई हुई है 4 प्लस P, QS इज़ इक्वल टू 4 प्लस P। तो प्राइस को आप चेंज करते जाएं तो आप उसको कैलकुलेट करते जाएं, क्वांटिटी सप्लाइड को। 4 प्लस P, तो 4 प्लस 1, आपने 1 प्राइस रखी हुई है, फिर आपने 2 प्राइस रखी है, फिर 3 रखी है, फिर 4 रखी है। आपके पास एक शेड्यूल आ जाएगा, एक कैलकुलेशंस आ जाएंगी। आप उसको इधर रखेंगे कि प्राइस 1 होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड इतनी होती है, 2 होती है तो 6 होती है, 3 होती है तो 7 होती है, 4 होती है तो 8 होती है। यानी कि आपको सिर्फ प्राइस का बताई जाएगी और आप क्वांटिटी सप्लाइड जो है मालूम कर लेंगे इक्वेशन में लगा के, ठीक है। अब जब आपने इक्वेशन में लगा ली तो आप आसानी से अब इससे बना सकते हैं ना, कर्व ड्रा कर सकते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट पेज पर नज़र आ जाएगा। बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग आपको कर्व नज़र आएगा। QS इज़ इक्वल टू 4 प्लस P, SS अपवर्ड राइजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। अब आपके पास आ रहा है डेरिवेशन ऑफ सप्लाई इक्वेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने मस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपने हर सूरत करना है। ये आपने उसी तरह बिल्कुल जिस तरह डिमांड की इक्वेशन थी, इसी तरह ये सप्लाई इक्वेशन है। Q माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, P2 माइनस P1, P माइनस P1। अब आपकी Q सिंबल ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड है, ओरिजिनल क्वांटिटी है, न्यू क्वांटिटी है, P सिंबल ऑफ प्राइस है, P1 ओरिजिनल है, P2 न्यू प्राइस। ये आपके पास कॉलम है, यानी कि शेड्यूल है। इसमें से आप P1 P2 मार्क करें, ठीक है, Q1 Q2 मार्क करें, उनकी वैल्यूज़ पुट करें, तो आपके पास ये कैलकुलेशंस आ जाएंगी। इसको आपने ज़रूर अपने हाथ से कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये थोड़ा सी वैल्यूज़ बदल के कैलकुलेशन ज़रूर आती है, ठीक है। और ये 2 नंबर एक तरह का आप समझिए मुफ्त के आपको मिलेंगे, सही है। और यहाँ तक कि आपका लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। मैं लेक्चर नंबर 2 भी आज ही प्रिपेयर करके अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली मैं जूम पर आ नहीं सकती, आई हैव सम लिमिटेशंस लाइक इकोनॉमिक्स फीचर्स, तो मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। आई कैन नॉट जॉइन जूम एट प्रेजेंट, सो आई विल अपलोड द videos of your lectures. Hope you have understand the material I have taught you, and if there are some problems in video you feel, you are free to ask. आप मुझे मैसेज करें और या फिर मैसेज करके पूछ लें मुझसे, तो मैं आप नेक्स्ट लेक्चर में उस प्रॉब्लम को दोबारा बता दूंगी, उसको एड्रेस कर दूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आपने छुट्टियों को सिर्फ फ़न के लिए इस्तेमाल नहीं करना, पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल करना है। पहले ही आप लोगों की कुछ अजीब सी इस पैंडेमिक की वजह से हुआ है क्लासेस का,
आपकी और बच्चे भी और टीचर्स भी, सारी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब है। तो आपने इसके साथ रूटीन में रहना है। ओके।